उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने की योजना बनाई गई है। इसके लिए सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल के जरिए श्रमिकों का पंजीकरण कराया जा रहा है। मथुरा जनपद को 8.5 लाख से अधिक पंजीकरण का लक्ष्य दिया गया है। हमारे प्रदेश और देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो सुबह दिन निकले से लेकर रात तक जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 जून की रोटी अपने लिए कमा पाते हैं। ऐसे श्रमिकों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनका सीधा उन्हें लाभ पहुंचाने का विभागों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इसको लेकर तमाम बोर्ड गठित भी किए गए हैं। इन श्रमिकों की किस तरह से श्रेणी बनाई गई है और उनमें यदि उनका पंजीयन होता है तो फिर उन्हें क्या लाभ मिलता है, आइए जानते हैं। हमारे साथ श्रम विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या योजनाएं इस वक्त, अगर हम बात करें मथुरा जनपद की, तो मथुरा जनपद के श्रमिकों को लेकर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, बताएं सर। धन्यवाद गोस्वामी जी। श्रम विभाग जितने भी श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहा है और श्रम विभाग ने सर्वप्रथम तो एक अलग बोर्ड की स्थापना की थी जिसका नाम था उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड। इस BOCW बोर्ड का जो गठन हुआ था वो निर्माण श्रमिकों के लिए हुआ था। जितने भी निर्माण श्रमिक हैं, चाहे राजमिस्त्री, बेलदार, बढ़ई, कारपेंटर, यानी एक बिल्डिंग बनाने में जो जितने भी मजदूर काम करते हैं, ये उनके लिए था UP BOCW के नाम से। अब चूँकि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जो कि निर्माण से रिलेटेड नहीं हैं, उन असंगठित जो शब्द है इससे जो ज़्यादातर मजदूर पढ़े लिखे कम होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, तो वो समझ नहीं पाते। तो आप ज़रा विस्तार से ये बताएं कि असंगठित क्षेत्र में कौन कौन सी श्रेणियाँ, कौन कौन मजदूर या ऐसे वेंडर्स और दिहाड़ी मजदूर इसमें ऐसे श्रेणी में आते हैं। देखिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का तात्पर्य हमारा वो है कि जो अपना सेल्फ वर्क करते हैं, स्वयं काम करते हैं, जिनका ESI नहीं कटता, PF नहीं कटता, किसी रजिस्टर्ड फैक्ट्री में वो काम नहीं करते हैं, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि जैसे घरेलू नौकर हैं, वो अपना काम स्वयं करता है, घरेलू नौकर हैं। और होटल के जो वेटर हैं, नौकर हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, पूछताछ वाले क्लर्क हैं, ऑपरेटर हैं, हर दुकान में जो काम करने वाले नौकर हैं, सेल्समैन हैं और ऑटो चालक हैं। देखिए, ऑटो चालक अपना सेल्फ काम करता है, ESI PF उसका नहीं कटता है। ड्राइवर्स हैं, पंचर बनाने वाले हैं, ब्यूटी पार्लर पे जो वर्कर काम करते हैं वो हैं, नाई हैं, मोची हैं, दर्जी, बढ़ई, प्लम्बर, बिजली का काम करने वाले, पुताई का काम करने वाले, नरेगा मजदूर होते हैं, खेतीहर मजदूर भी असंगठित में ही आते हैं। इसी तरह से पशुपालक हैं, मछुआरे हैं, मूर्ति बनाने वाले, चरवाहे भी होते हैं। गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्र में चरवाहे होते हैं। समाचार पत्र वितरक जो होते हैं, जिनको हम लोग हॉकर बोलते हैं, वो भी असंगठित में हैं। डेयरी वाले। तो इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे शहर में फूड डिलीवरी का काम बड़ा तेज़ी से फैल रहा है। तो वो जोमेटो, स्विगी में जो डिलीवरी बॉय हैं वो भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के जो डिलीवरी बॉय हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, आया हैं, मंदिर के पुजारी भी, और विभिन्न सरकारी ऑफिसेस में जो डेली वेजेस पे जो लगा लिए जाते हैं वो हैं, और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो हैं, आशा बहुएँ जो हैं, इन सबको असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की श्रेणी में रखा गया है। उनकी कोई वार्षिक आय का भी कोई मानदंड है कि इतनी आय से कम होनी चाहिए? जी, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। इसमें फिक्स है कि 15,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा उनकी आय नहीं होनी चाहिए। ESI और PF में वो कवर्ड ना हो, इनकम टैक्स रिटर्न उनका जाता ना हो। तो देखिए जी, ये तो आपने इनकी श्रेणियाँ बता दी, और आप इनको क्या लाभ सरकार की योजनाओं से वर्तमान में जो चल रही हैं, अगर वो उसमें कैसे जुड़े? सबसे पहले तो उसमें रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण, वो क्या विधि है, और उसके बाद क्या लाभ वो ले सकते हैं? देखिए, जैसे अभी मैंने बताया था BOCW का, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बारे में, इसमें वो निर्माण श्रमिक ही आते हैं जो मकान बनाने में काम करते हैं। उनके लिए तो ऑलरेडी सभी को, ज़्यादातर मजदूरों को पता है कि 12 योजनाएं, 13 योजनाएं उनके लिए चल रही हैं।
बच्चे पैदा होते हैं, उनके घर में खुशियाँ आती हैं, उसका भी मातृत्व हित लाभ, शिशु हित लाभ योजना। बेटी अगर पहली है तो 25,000 की FD बनती है। बालिका आशीर्वाद योजना है। बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए मेधावी छात्र पुरस्कार योजना है। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना है, उसमें नया अमेंडमेंट आया है। साइकिल वितरण का भी कार्यक्रम है। कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो निर्माण श्रमिकों के पुत्र और पुत्री हैं, उन्होंने परीक्षाएं पास की हैं, अगली कक्षा में उन्होंने प्रवेश अगर कर लिया है तो वो साइकिल की पात्रता रखते हैं। इसके बाद अगर गंभीर बीमारी उनको लग गई तो उसके लिए गंभीर बीमारी सहायता योजना है। अगर ईश्वर न करे मृत्यु हो गई किसी निर्माण श्रमिक की तो मृत्यु अंत्येष्टि सहायता योजना है। बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी करनी है तो उसके लिए कन्या विवाह अनुदान योजना है, 55,000 उसमें मिलते हैं। साधारण मृत्यु पर 2 लाख और 25,000 अंत्येष्टि के सिवा 2 लाख मिलते हैं। अगर दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो 5.25 लाख मिलते हैं। ये निर्माण श्रमिकों की सारी योजनाएं हैं जो हमारे यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और रजिस्टर्ड लोग हो भी रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ जो मैंने अभी कैटेगरी बताई थी असंगठित क्षेत्र की, उसके लिए श्रम विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। UPSSB हम लोग उसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इस सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में वो लोग पंजीकृत हो रहे हैं जो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कि ढकेल वाले, ऑटो रिक्शा चालक, ये सभी लोग उसमें रजिस्टर्ड हो रहे हैं क्योंकि वो निर्माण श्रमिक नहीं है। दूसरी एक और अच्छी बात है कि भारत सरकार ने 26 अगस्त 2021 से ई-श्रम पोर्टल भी चालू किया है जिसमें ई-श्रम कार्ड बन रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश श्रम विभाग ने UPSSB को उससे लिंक कर दिया है। तो अब ई-श्रम पोर्टल पर जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा, 12 अंकों का वो रजिस्ट्रेशन है, वो पूरे भारतवर्ष में मान्य होगा। इसके लिए आगे योजनाएं भी लॉन्च की जाएंगी और जो भी लाभ मिलेगा वो ई-श्रम कार्ड के माध्यम से मिलेगा। पंजीकरण कैसे कराएं, कहाँ उसका पंजीकरण होगा, क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स उन्हें देने पड़ेंगे? जी देखिए, जितने भी जन सुविधा केंद्र हैं उनको अधिकृत किया गया है। वो अपना पंजीयन कराने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर वो अपना आधार कार्ड ले जाएं। दूसरा, आधार कार्ड से जो उनका लिंक मोबाइल नंबर है वो लिंक मोबाइल नंबर और अपने बैंक खाते का विवरण, यानी कि बैंक की खाते की पासबुक, अपना आधार कार्ड और अपना लिंक मोबाइल नंबर, ये लेकर आप किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाएंगे तो आपका ई-श्रम पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन किया जाएगा। इस पर कोई शुल्क भी नहीं देना है, बल्कि जन सुविधा केंद्र को विभाग द्वारा ही अलग भुगतान किया जा रहा है। शायद संभवतः मेरे हिसाब से 16 रुपये प्रति पंजीयन के हिसाब से। तो किसी भी श्रमिक को, असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक हैं या BOCW के, उनको कोई भी शुल्क नहीं दिया जाएगा। अगर हम बात करें तो मथुरा जनपद में अब तक कितने ऐसे जो मजदूर हैं या श्रमिक हैं जिनका पंजीयन हो चुका है आपके यहाँ? देखिए, ये आंकड़ा तो अभी चूँकि मुझे सिस्टम पर देखकर ऑनलाइन जाकर देखना पड़ेगा। मैं अनुमानित भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको देख के ही अभी आपको कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती रहती है, तो इस वजह से कोई भी गलत संख्या बताना ठीक नहीं होगा। बाकी रही बात आयुष्मान कार्ड की, तो हमारे जो निर्माण श्रमिक हैं उनका आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है। BOCW बोर्ड से हमारे पास 29,500 की सूची आई है जो हमारे यहाँ पहले से रजिस्टर्ड थे। उस 29,500 का पंजीयन हम करा रहे हैं, जिसमें लगभग 4,500 का पंजीयन हो भी चुका है जिला अस्पताल में और महिला जिला अस्पताल में और वृंदावन में जो संयुक्त जिला चिकित्सालय है, यहाँ पर आरोग्य मित्र बैठे हुए हैं। वहाँ पर जाकर कोई अपना पंजीयन कराया जा सकता है यदि सूची में नाम है। इसके अलावा जन सुविधा केंद्र हैं, उन पर भी हमने सूची पहुँचा दी है। यदि सूची में नाम है तो वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। शीघ्र ही आगे भी और नई सूची आएगी तो और लोग लाभान्वित होंगे। जो श्रमिक अभी तक नहीं जुड़े हैं या उन्हें इस योजना की जानकारी नहीं हुई, लेकिन आज आपके माध्यम से जो जानकारी तक पहुंच रही है, तो ऐसे श्रमिकों से क्या अपील करना चाहोगे जिससे कि वो जल्दी से जल्दी जुड़े और सरकार जो उन्हें लाभ देना चाह रही है उसका वो पात्रता के अनुसार लाभ लें? देखिए, शासन का इस समय पूरा जोर है कि असंगठित क्षेत्र के और ई-श्रम पोर्टल पे जितने भी मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जुड़ जाएं। प्रत्येक जनपद को शासन ने लगभग 8,88,000 श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य दिया है। जनपद को, प्रत्येक जनपद को।
अब इसमें जिलाधिकारी महोदय भी बहुत तीव्र गति से काम कर रहे हैं और उनके द्वारा अभी कार्यान्वयन समिति का भी गठन किया गया है, उसमें सभी को जोड़ा गया है। शीघ्र ही बैठक है अभी 8 तारीख को, जिसमें सभी अधिकारियों को बुलाया गया है, जिसमें वो अधिकारी सम्मिलित होंगे जिनके संपर्क में असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहीं ना कहीं आते हैं। जैसे हमारे आशा बहनें हैं, तो आशा बहनों को और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को इस पे कवर करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अंडर में आशा वर्कर्स आती हैं। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, वो जिला कृषि अधिकारी के अंडर में आता है और पंचायत राज विभाग के अंडर में मनरेगा श्रमिक जो होते हैं और हमारे यूपी बीओसी डब्ल्यू के जो श्रमिक हैं, तो इन जितने भी विभाग हैं, हमारे खंड विकास अधिकारी हैं, इन सभी को इनका समन्वय स्थापित करके हमें जनपद में बड़े अच्छे पैमाने पर एक अभियान चलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य को 100% पूर्ति करने के लिए सभी का सहयोग लेकर हमें सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पंजीकृत कराना है। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद रहे डीएस जिक्के, जो कि श्रम विभाग के योजना प्रभारी हैं। उन्होंने पूरे विस्तार के साथ जानकारी दी है और मैं समझता हूं कि मथुरा जनपद में जो इस श्रेणी में आते हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं और जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं लेकिन सरकारी योजनाओं से अभी तक वंचित हैं, भले ही वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, आजकल आयुष्मान कार्ड के लिए भी लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण वो पात्र होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से डीएस जिक्के जी ने जो जानकारी दी है, और निश्चित ही अगर आपने ये हमारे इस माध्यम से आपने जानकारी ली होंगी, तो आप देर ना करें और शीघ्र जन सुविधा केंद्र पर अपने जो आवश्यक प्रपत्र हैं, आधार कार्ड है, फ़ोन नंबर है, बैंक की पासबुक है, ये लेकर जाएं, अपना पंजीकरण कराएं, तो निश्चित ही केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजना है उनका आपको लाभ मिलेगा और उससे आपके परिवार की स्थिति है वो कहीं ना कहीं सुदृढ़ होगी और आपका जो एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। और यही देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बने, तो उसी दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं और आप उनसे जुड़िए और लाभ लीजिए। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।